हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं क्लास 9th में जो हमने फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है मोशन यानी कि गति, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि है गति की दर का मापन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। आज के इस प्यारे से वीडियो में हम गति के दर के मापन की बात करेंगे। इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है सो वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ थोड़ी सी चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी लेते हैं। यदि क्लास 6 से लेकर 12th में आप किसी भी क्लास में हैं सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरीके की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेटा हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट दिल्ली बोर्ड। इसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और हमें जाननी है कि मैम हम जितना भी पढ़ रहे हैं इसके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। सो बेटा इसके नोट्स आपको मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी तो वहाँ से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस हैं बेटा वो सब अरेंज फॉर्मेट में मिलेगी, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम जानेंगे। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गति की दर का मापन। और गति की दर के मापन को स्टार्ट करने के पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना। ये रही है आपके सामने एक कहानी जहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हमसे पूछी गई है जो देखते से ही हमें समझ में आ रही है। और वो छोटी सी चीज़ क्या है कि चित्र 7.2 में ये आपके सामने जो डायग्राम दिया गया है, एक इमेज दी गई है, ये 7.2 की ही है जो हमें कुछ स्थितियों के बारे में बता रही है। एक हमारे पास इमेज ये है, एक इमेज हमारे पास ये है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम चित्र 7.2a की बात करते हैं यानी इस सेक्शन की बात करते हैं, 7.2a में यदि गेंद की गति यहाँ पर कितनी है 143 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या अर्थ होगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। अगर हमसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर 143 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर गेंद की गति दी गई है, सो बेसिकली इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, पहली बात तो हमारे पास इतनी सारी गतियां हैं। गेंद फेंकने की चाल यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दी है जो कि 140 भी है, 143 भी है, 135 भी है, 145 भी है, 132 भी है और 130 भी है। इतनी सारी है। सारी ही स्पीड को अगर हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि ये कम है, ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, ऐसी करके हमको दिखाई दे रही है। मैम ये गेंद की स्पीड 143 किलोमीटर पर आवर हमें क्या बता रही है? तो हमें ये बता रही है कि एक घंटे में यहाँ पर 143 किलोमीटर की दूरी क्या होगी? तय होगी। टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि स्पीड की बात करें अगर हम बात करें कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, भैया चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? वो होता है दूरी बटे समय। और हमने यहाँ पर क्या देखा है? तो हमने यहाँ पर देखा है कि गेंद की जो गति है वो 143 किलोमीटर पर आवर हमें ये बता रहा है कि एक घंटे में टोटल कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की गई है, 143 किलोमीटर आवर की गई है, जो इसके बारे में हमें बता रहा है। सिंपल से एक क्वेश्चन था, सिंपल सी कहानी थी, बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं था। अगर ये हमें फाइंड करने को बोलते तो हम फाइंड भी कर सकते, बट ऐसी कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद चित्र 7.2b में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं। अब हम इस बी वाले अगर इमेज को ध्यान से देखें तो हम देख पा रहे हैं निर्धारित चाल, जो बेसिकली यहाँ पर चाल पहले से ही क्या है भाई? निर्धारित है बेटा। और अगर हम देखेंगे कि इसकी चाल निर्धारित है तो जो गाड़ी यहाँ पर चल रही है उसकी हमें बात बताई जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर एक और चाल इसके लिए दी गई है जो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने जाना कि ये जो चाल है वो 50 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर पहले से ही क्या है? निर्धारित की गई है कि ये रास्ता ऐसा है कि आप यहाँ पर अपनी चाल 50 किलोमीटर पर आवर ही रखिएगा, जिसके माध्यम से आप एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेंगे। अगर स्पीड ज़्यादा होती है
रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए खतरे की बात है। अगर हम अपनी स्पीड यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे तो आपको भी पता है एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम रोड पर चलते हैं या कहीं ट्रैवल करते हैं, है ना, कार से जा रहे हैं, तो वहाँ पर स्पेशली मेंशन होता है कार से या बाइक से कि आगे जो है दुर्घटना घट सकती है, तो कृपया करके अपना जो स्पीड है वो धीमी रखें, है ना, रास्ता सही नहीं है। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हमें जनरली रोड पे लिखी हुई मिलती है, देखने को भी मिलती है, और वो बहुत सही भी है। हमें पहले ही एक ऐसा बोल सकते हैं कि पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई आगे रास्ता सही नहीं है, अपनी स्पीड को हमें मेंटेन करके रखना है, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना है। सो बेसिकली यहाँ पर कार बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि कार की अगर हम स्पीड की बात करें सो दोनों ही कंडीशन है। इस गाड़ी की बात करें या कार की हम बात करें तो कार की स्पीड यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर दी है, और इसकी स्पीड हमें कितनी दी है, 40 किलोमीटर पर आवर दी है, कि अगर कोई व्यक्ति सामान लोड करके लेकर जा रहा है सो उनकी स्पीड यहाँ पर और कम होनी चाहिए, 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। सो दोनों ही कहानी को हमने जान लिया, इस गाड़ी की भी और इस कार की भी, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रक्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें बहुत सारा सामान लोड रहता है, होता है कि नहीं। अब उस लोड सामान की अगर हम बात करें सो बेसिकली उससे हमें क्या पता चलता है कि हमें अपनी स्पीड, ऑब्वियस सी बात है उनकी स्पीड भी कैसी होती है, बैलेंस्ड होती है। और ट्रक्स जो है वो मोस्टली आपने देखा होगा कि वो 10 बजे के बाद ही चलना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे सामान होते हैं, फिर ये वो रोड पर चलना स्टार्ट होते हैं, उनको परमिशन ही तभी से मिलती है। एनीवेज हम उस पार्ट को अभी नहीं डिस्कस करते हैं, बट आपको दोनों कहानी क्लियर हो गई ना चित्र 7.2 की, जहां हमें इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अच्छा, हर रोड पे यही नहीं होगी, अलग अलग रोड पे अलग अलग होती है। दैट्स इट, ये छोटी सी कहानी हमें यहाँ पर बोली थी। और अब हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे की तरफ। और आई थिंक स्टार्टिंग में मेरे मुंह से इसको कार वर्ड निकल गया था, तो इतना तो आप लोग समझते ही हैं। कार की अगर बात करें कि इसकी स्पीड अलग है और इसकी स्पीड कैसी है, अलग है, ठीक है। ओके, दैट्स इट। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद अब थोड़ी सी थ्योरी की तरफ आते हैं, अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। भाई वीडियो को लाइक करते चलेंगे, इसे शेयर करते चलेंगे, अपने दोस्तों को बताते चलेंगे कि मैम का मोशन वाला जो चैप्टर है उसकी एक और वीडियो आ चुकी है। सो किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए क्या बोला जा रहा है कि किसी दी गई निश्चित दूरी को भाई तय करने के लिए अलग अलग यहाँ पर क्या है, वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है, किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं। इसी के साथ इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो भाई थोड़ा तेजी से चलती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा स्लो से चलती हैं। ये डिपेंड करता है ना कि वो कार है, वो ट्रक है, वो साइकिल है, वो बाइक है, कुछ भी हो सकता है। वस्तुओं की गति करने की जो दर है वो अलग अलग हो सकती है। जी हाँ, अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। जी हाँ, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जाती है, जा सकती है भी बोल सकते हैं। और इस राशि को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, ध्यान से सुनेंगे। इसे मैं कर रही हूँ स्टार, और इसे भी मैं क्या कर रही हूँ, स्टार। अब बहुत ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखकर हम ये समझ पाएंगे कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर हम प्राप्त कर सकते हैं, और वही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो चाल में बेसिकली हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। इसे इंग्लिश में बेटा हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, और हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, चाल। चाल आप तभी निकाल पाएंगे बेटा जब आपको क्या पता होगा, दूरी, और दूरी बटा समय ही क्या होती है बेटा, चाल होती है। तो अगर आपको दूरी पता है, डिस्टेंस पता है, और अगर आपको टाइमिंग पता है, समय पता है, तो आप वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। मैम ये चाल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई। चाल की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, जिसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, या इसी के साथ साथ हम जैसे आगे मिलेगा आपको, ये है ना, ये देखो कहाँ गया, वो रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई। आगे और जानते हैं कि चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर पर सेकंड होता है। कैसे होता है तो ये भी सुन लो। अभी मैंने आपको बताया था कि चाल क्या है भैया, दूरी बटा होता है बेटा समय,
और दूरी की SI यूनिट क्या होती है भैया, मीटर होती है। समय की क्या होती है, सेकेंड। सो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड है। यही हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, दोनों तरीके से ये एग्जाम में बेटा मिल जाता है। इसी प्रकार से चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और भैया ये किलोमीटर पर आवर भी होता है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि मैम इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सो केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। किसकी, मैग्नीट्यूड की। ये आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति कैसी हो, नियत हो, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो हमने क्या जाना कि वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पे बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो दूरी होती है ना बेटा, ये दूरी कौन सी राशि होती है, सो भैया ये एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, विस्थापन की, वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, विस्थापन की, सो विस्थापन कौन सी राशि है, सो वो एक सदिश राशि होती है, अदिश राशि नहीं होती है। क्यों, क्योंकि भाई ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, और क्या आ सकता है, जैसे 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 या इसके साथ हम चाल की ही बात करते हैं ना बेटा, ध्यान से सुनेंगे। चाल में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इसका फॉर्मूला ही तो है दूरी बटे समय। तो जब दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं है तो चाल में कैसे होगी, यानी ये भी कौन सी राशि होती है भाई, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है चंगू मंगू, अदिश राशि होती है, जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर जाना कि वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति कैसी हो, नियत हो। एंड सबसे लास्ट आते हैं अपनी कहानी की तरफ। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होती हैं। अब बात ये आती है कि मैम ये जो है गतियां भी असमान होती हैं, बिल्कुल लास्ट क्लास में भी हमने ये चीज़ जानी थी। अब हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। पर मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आया कि नहीं कि आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति कैसी हो, नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में ये कैसी होती है, असमान होती हैं। स्क्रीनशॉट्स लेते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं ना, ओके। इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के पहले मैं आपको बताऊंगी चाल के बारे में कि एक समान चाल और असमान चाल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि चाल जो है वो दो प्रकार की होती है, एक समान होती है और दूसरी कैसी होती है, असमान होती है। लेकिन मैम दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो हमें पढ़ के ही समझ में आएगा। एक छोटी सी कहानी और जानिएगा। इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। भाई एवरेज स्पीड की अगर बात करें, औसत चाल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सो इसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। औसत चाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सो ये हमारी एवरेज स्पीड होती है। अब एवरेज स्पीड हम कब निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति कैसी हो, नियत हो। ये कैसी होती है, ज़्यादा भी कम भी। हमने क्या देखा, अधिकतर वस्तुओं की अवस्थाओं में वस्तुएं जो हैं वो असमान गति में होती हैं। अब बात आती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु समान गति में है, या मैं कहूँ उसकी चाल समान है या फिर असमान है, वो मैम आपको बताएंगे। लेकिन अगर चाल जो है वो समान मतलब घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, सो इसको ध्यान में रखते हुए हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड की बात करें तो वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। बेटा आपको टोटल डिस्टेंस जैसे अगर घट रही है, बढ़ रही है या बढ़ के घट रही है, कुछ भी हो रहा है, सारे डिस्टेंस को टोटल कर दो, टाइम को टोटल कर को टाइम को मतलब जो डिस्टेंस है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जिसका फॉर्मूला सुनो। अब क्या होगा,
अब यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी? सो भैया अगर हम चाल की बात करेंगे ना तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होगी? s अपॉन में t होगी। क्या होगी? सो ये s अपॉन में t होगी। चलिए अब जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं आगे की कहानी एक्सप्लेन करूंगी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले ही लिया होगा। नाउ अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आइए इसे हम और भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक कार 2 घंटे में अगर हम देखें भाई 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 2 घंटे में वो कितना समय ले रही है? सो वो 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है भाई वो कवर कर रही है। अब इसकी औसत चाल क्या निकल कर आएगी? ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ पर जो है डिस्टेंस ऑलरेडी दी है और हमें टाइम भी बताया है 2 आवर्स का। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहें तो वो कितनी निकल कर आ जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर निकल कर आएगी। ऑब्वियस सी बात है, हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे और ये 50 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या निकल कर आएगी? सो वो निकल कर आएगी एवरेज स्पीड। कार पूरे समय 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से नहीं चली होगी। हाँ जी, ये बिल्कुल सच है। कुछ समय वो इससे अधिक भी उसने चाल ली होगी और कुछ समय इससे कम चाल भी इसकी चली होगी। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हैं, है ना? है कि नहीं है? ओके, अच्छा नेक्स्ट आते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल की तरफ, बट उसके पहले थोड़ी सी कहानी मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, थोड़ी सी, फिर एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। सो भाई बात कुछ इस प्रकार से है, चाल की बात चल रही है तो चाल से रिलेटेड एक छोटू सा कॉन्सेप्ट बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चाल है ना भाई वो एक समान भी होती है, यानी कि चाल एक समान चाल भी होगी और ये कैसी होती है? असमान चाल भी होती है। क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें असमान चाल भी होती है। अब बात आती है एक समान चाल और असमान चाल में क्या डिफरेंस होता है मैम, क्या अंतर होता है? तो जब भी कोई व्यक्ति समान समय में, क्या बोला है बेटा मैंने? समान समय में क्या तय करे? समान दूरी तय करे। क्या बोला है? समान दूरी तय करे। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो यही हमारी क्या कहलाती है? एक समान चाल कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सो यही हमारी एक समान चाल कहलाती है। तो जब भी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो वही उसकी एक समान चाल होती है, ठीक है ना? इसी के साथ अगर मैं आपसे बोलूं कि यदि कोई व्यक्ति समान समय में, किसमें? समान समय में, अगर मैं आपसे बोलूं क्या? असमान दूरी तय करे। क्या बोला है? असमान दूरी तय करे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? असमान चाल बोलते हैं। क्या कहा मैंने? कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो वो उसकी क्या होती है? असमान चाल होती है। एक छोटू से एग्जाम्पल से मैं आपको इसे क्लियर करती हूँ, एक छोटू से एग्जाम्पल से मैं आपको इसे समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक लड़के का एग्जाम्पल लिया है जिसका नाम क्या है भाई? सो जिसका नाम है यहाँ पर चीकू। अब बात कुछ इस प्रकार से है बेटा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमने क्या देखा इस चीकू की कहानी में कि चीकू ने क्या किया है भाई? सो चीकू ने, हमने देखा भाई इसने 1 सेकंड का समय लिया है ना, हालांकि बहुत कम समय लिया है लेकिन हम समझ रहे हैं। 1 सेकंड का समय लिया और मान लेते हैं कि इसने 2 मीटर की डिस्टेंस जो है कवर करी है। फिर इसने 2 सेकंड का समय लिया और इसने जो है वो 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फिर इसने 3 सेकंड का समय लिया और इसने अगेन 2 मीटर की दूरी तय करी है। फिर इसने 4 सेकंड का समय लिया और फिर इसने 2 मीटर की दूरी तय करी। हमने जाना कि डिस्टेंस और टाइम और डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है? इक्वल, यानी कि समान। तो जब भी कोई व्यक्ति समान समय में समान दूरी तय करे यही उसकी क्या कहलाती है? एक समान चाल कहलाती है। क्या निकल कर आएगी? एक समान चाल निकल कर आती है। हम यहाँ पर पहले सेकंड में भी निकाल सकते हैं, दूसरे सेकंड का भी निकाल सकते हैं, तीसरे सेकंड का, चौथे सेकंड का भी हम यहाँ से एक समान चाल का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। खैर मैं आपको अभी केवल इतना बता रही हूँ कि एक समान चाल होती क्या है, असमान चाल क्या होती है। अब भाई चीकू भाई साहब ने क्या किया है? अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है और वो ट्विस्ट ये है कि चीकू भाई साहब ने 1 सेकंड का समय लिया और 1 सेकंड का समय लेकर इन्होंने क्या किया है? 1 सेकंड का समय लिया और 2 मीटर की दूरी तय करी। फिर इन्होंने 2 सेकंड का समय लिया और भैया 5 मीटर की दूरी तय करी।
3 सेकंड का समय लिया इन्होंने। 1 मीटर की दूरी जो है वो तय करी, 4 सेकंड का समय लिया इन्होंने, और इन्होंने जो है वो 3 मीटर की दूरी तय करी। अब आप मुझे बता पाओ, देखो ध्यान से, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम तो कैसा है, समान है, यानी कि समय तो कैसा है, समान, लेकिन दूरी कैसी है, असमान। सो जब भी कोई व्यक्ति समान समय में असमान दूरी तय करता है तो वहां से हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, असमान चाल निकाल सकते हैं, यही उसकी असमान चाल होती है। ओके बेटा, डन डना डन डन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब इसी के बारे में बात करें तो थोड़ी सी थ्योरी जानबूझ के मैंने आपको बताई। औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो तय की गई कुल दूरी जितनी भी डिस्टेंस है तो उन सब का टोटल करके कुल समय से भाग देकर हम निकाल सकते हैं। वहीं यदि एक वस्तु t समय में s दूरी जो है वो तय करती है, s को हम यहाँ पर दूरी को s से डिनोट करते हैं, तो इसके द्वारा जो चाल होगी ना भाई, वो हमारी क्या निकल आएगी, s अपॉन में t। ठीक है, नाउ ये भी हो चुका है हमारा, और अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल 7.1। 7.1 हमसे क्या कहता है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। सिंपली बोल रहे हैं कि आपको वस्तु की एवरेज स्पीड बता दो कितनी होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं, हम सॉल्यूशन को देखते हैं। बात कुछ इस प्रकार से, हमें यहाँ पर कुल दूरी निकालनी होगी, है ना। कुल दूरी कितनी निकल कर आएगी भाई, चंगू मंगू, तो भैया पहली थी 16 मीटर और फिर कितनी आई, 16 मीटर, ये रही पहली, और पुनः उसने कितनी दूरी तय करी, 16 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितनी निकल कर आएगी बेटा ये, सो ध्यान से सुनेंगे, ये निकल कर आएगी 32 मीटर। अब क्या होगा बेटा, अब ये होगा कुल समय कितना लिया है, तो सुनो सुनो सुनो, टोटल इसने जो समय लिया है, पहले कितना लिया 4 सेकंड, फिर कितना लिया 2 सेकंड, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा भैया, 6 सेकंड का समय लिया है इसने। कुल कितना समय लिया है, सो 6 सेकंड का जो समय है वो इसने लिया है। अब मैम हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन ने बोला एवरेज स्पीड फाइंड करना है, चलो भाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर फाइंड करने जा रही हूँ एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल, जो कि क्या होती है भाई, औसत चाल होती है। औसत चाल क्या होती है, सो वो होती है कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा भाई, कुल समय होगा। कुल दूरी बटा कुल समय ही एवरेज स्पीड यानी औसत चाल होती है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 32 है और हमारे पास कुल समय कितना है, तो 4 और 2 कितना होता है भैया, 6 होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कर देते हैं। पहले तो हम काट पीट कर सकते हैं, 2 तिया 6 होगा, 2 एकम 2, फिर 2 छंग क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर हम इस 3 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 3 पंजे 15 होगा, फिर ये हमारा 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा दो तो 3 3 9 हो जाएगा, अगेन 0 लगा दो, 3 3 9 हो जाएगा। यानी कि बेटा ये कितना निकल कर आएगा, 5.33। आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। यही इसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। ओके, सो भैया कैसा लगा ये क्वेश्चन, बन गया। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड फाइंड करने को बोला था, मैम ने बिल्कुल चुटकियों में कर दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी 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 जल्दी, हो गया। चलो नाउ अब हमारे पास दिशा के साथ चाल के बारे में बात कर रहे हैं। सो किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा भी व्यक्त करें। लो भाई, अब तो कह रहे हैं कि चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करने को बोल रहे हैं। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, वेलोसिटी यानी कि जो वेग होता है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है बेटा। पहली बात तो चाल और वेग में अंतर होता है, जैसे दूरी और विस्थापन में अंतर हो रहा था। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ या कुल मार्ग की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी होती है। चाल क्या होती है, तो हमने देखा भैया अगर हमारे पास तय की गई दूरी पता है, समय पता है, तो उससे हम चाल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात किसकी आती है, वेलोसिटी यानी वेग की, तो हमेशा ध्यान रखना कि चाल और वेग में अंतर होता है जैसे दूरी और विस्थापन में होता है। तो हमने क्या देखा भैया, वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे हम वेग कहते हैं।
और अतः एक निश्चित दिशा में चाल को ही क्या कहा जाता है, वेग, जिसमें एक निश्चित दिशा होती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वेग का फॉर्मूला इसके आधार पर क्या हो जाएगा बेटा, सो वो होगा विस्थापन बटा होगा समय। क्या बोला जा रहा है, विस्थापन बटा समय ही क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होता है। एक चीज और, अगर जैसे दोनों में डिफरेंस क्या होगा, चाल के लिए दूरी होगी, वेग के लिए न्यूनतम दूरी होगी। विस्थापन की इकाई क्या होती है, मीटर, समय की क्या होती है, सेकंड, इसकी भी क्या होगी यही, मतलब जैसे चाल की इकाई जो थी यूनिट मीटर पर सेकंड थी, इसकी भी मीटर पर सेकंड होगी। इसी के साथ साथ वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि, सदिश राशि। विस्थापन भी कौन सी राशि थी, तो ये भी एक सदिश राशि ही थी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हमने जान लिया कि एक निश्चित दिशा में चाल को ही हम वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। ये वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। क्या बोला है कि ये वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों के साथ परिवर्तित हो सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कहानी क्लियर, बात क्लियर हो गई ना। ओके अच्छा, जब एक वस्तु की सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो उसकी गति के दर के परिमाण को औसत वेग के रूप द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। भैया जैसे औसत चाल निकाली जाती है उसी तरह से हम औसत वेग भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई, चल तो सीधी रेखा में रही है लेकिन उसकी चाल के साथ साथ बदलती हुई चाल के साथ वो गति कर रही है, तो हम इसकी गति की दर के परिमाण के लिए, हम अगर उसकी गति के दर के बारे में जानना चाहते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका एवरेज वेलोसिटी। इनकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है, लेकिन वहां हम डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ हम न्यूनतम दूरी देखते हैं। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित तो हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा हम औसत वेग जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। फिर से सुनेंगे, यदि वस्तु का वेग जो है वो समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, कैसा, समान रूप से, तब हम जो प्रारंभिक वेग होगा उसको और अंतिम वेग को गणितीय माध्य के द्वारा जो है औसत वेग प्राप्त कर सकते हैं। सुनो कैसे। औसत वेग कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। निकालने का तरीका थोड़ा सा हमारा मिलता जुलता है। जैसे क्या बोल रहे हैं कि औसत चाल की गणना के समान ही ये होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्मूला मिल गया हमको कि प्रारंभिक वेग होगा और अंतिम वेग होगा। भैया वो वस्तु या वो व्यक्ति की प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को आपस में मिला के हम किससे भाग दे देंगे बेटा, 2 से। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, औसत वेग निकाल सकते हैं। तो हमने देखा पहली बात तो ये प्रारंभिक वेग को हमेशा u से डिनोट करना होता है, ध्यान रखना। अगर बात आती है किसकी, इनिशियल वेलोसिटी की, किसकी, इनिशियल वेलोसिटी की, इसको हमेशा u से इंडिकेट करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि फाइनल वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल v से। ओके तो हमने जान लिया यहाँ एवरेज वेलोसिटी औसत वेग है, ये क्या है, औसत वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, और v वस्तु का अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान ही होता है। मीटर प्रति सेकंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको चाल और वेग में अंतर ऑलरेडी बता दिया है। हमने जान लिया था कि भैया औसत चाल कैसे निकलती है और हमने जान लिया कि औसत वेग कैसे निकलता है। कोई कंफ्यूजन, पक्का ना। चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम एक्टिविटी 7.6 की तरफ। बहुत ही प्यारी क्यूट सी एक्टिविटी है, क्यूट तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ भाई आसान सी एक्टिविटी है। चलो, अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापना है। तो ये तो भाई हमारे द्वारा होने वाली एक एक्टिविटी है ना। तो अपने घर से आपको बस स्टॉप या फिर स्कूल जाने में लगे समय को मापना है। यदि आप मान ले कि आपके पैदल चलने की जो औसत चाल है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। ये क्या बोल रहे हैं, पैदल चलने की औसत चाल, ठीक है ना। अब पैदल चलने की औसत चाल कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि व्यक्ति 1 घंटे में क्या कर रहा है,
पैदल पैदल 4 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है। यदि आप मान लें कि पैदल चलने की एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लगभग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया ऑब्वियस सी बात है, फिर वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन करो। तो भैया थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, जैसे इसके पहले की एक्टिविटीज़ में किया। कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल क्लियर थोड़ी करके रखा है। अब हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भाई 4 किलोमीटर में, है ना, 1 घंटे का समय उसको लग रहा है, मतलब 60 मिनट का बेटा उसको क्या लग रहा है समय, और 60 मिनट के समय में उसने 4 किलोमीटर की क्या तय करी है बेटा, दूरी तय करी है। इसका मतलब हमारे घर से बस स्टॉप या स्कूल की अगर बात करें, जनरली मेरे घर से बस स्टॉप की अगर मैं बात करूं तो हार्डली 15 मिनट्स का डिफरेंस है। सो मतलब पैदल कितना चलना पड़ेगा, 15 भैया। तो ये थोड़ा मान के करना होगा क्योंकि डेटा तो इनने दिया नहीं है, आपको अपने घर से खुद कैलकुलेट करना होगा। तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, मेरे घर से बस स्टॉप, हम बस स्टॉप लेकर चल रहे हैं। सो बस स्टॉप का जो रास्ता है 15 मिनट का ही उसमें क्या है, अंतर है। तो जब 60 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय हो रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है 15 मिनट में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल होगी, 1 किलोमीटर। यानी कि अपने घर से बस स्टॉप की अगर मैं बात करूं, दोनों में से कुछ और बताना था, मैंने कुछ भी बताना था, मैंने बस स्टॉप ले लिया। तो बस स्टॉप की दूरी का आकलन करेंगे। सो अगर मैं अपना कैलकुलेशन बताऊं तो भैया लगभग 1 किलोमीटर जो है मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, कितने टाइम में, 15 मिनट में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर से स्कूल या बस स्टॉप कितनी दूरी पर है और आपको पहुंचने में कुल कितना समय लगता है और कितनी दूरी आप तय करते हो इसके अनुसार। ओके डन, ये थी हमारी प्यारी सी एक्टिविटी। एंड लास्ट अगली एक्टिविटी, क्योंकि इसकी लास्ट एक्टिविटी है इस पूरे वीडियो की, सो इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी जानेंगे, बट इस एक्टिविटी को पहले देखते हैं। जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। बिल्कुल सही कहा है कि जब आसमान में क्या होते हैं भाई, बादल छाए होते हैं, तो बिजली के चमकने और बादल के गरजने की क्रिया जो है वो बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय के बाद बादलों की गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। आपको अजीब नहीं लगा सुनकर? वैसे अजीब लगने की कोई बात है नहीं, यहाँ साइंस काम करती है। पहले हमें क्या होती है, बिजली दिखाई देती है और ध्वनि जो है उसके बाद सुनाई देती है। मतलब कि बादलों की गरजने की जो ध्वनि है वो हमें थोड़े सेकंड्स के बाद सुनाई देती है। अब सुनो, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, रीजन ये होता है, क्या होता है कि बिजली की चमक हमें दिखाई देती है क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वो ध्वनि की चाल जो है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। समझ रहे हो? सो बिजली की चमक यानी प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है, ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है। दैट्स वाई पहले हमें चमक दिखाई देती है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद हमें क्या सुनाई देती है, बादल के गरजने की आवाज़। रीज़न समझ में आ गया? मैंने रीज़न आपको बता दिया है ना, कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो वो समझ में आ गया। अब आगे जानते हैं इनके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से जो हमें मापने को बोल रहे हैं। ठीक है भाई, अगर स्टॉप वॉच से हम देखते हैं या डिजिटल कलाई घड़ी से देखते हैं, दोनों के आधार पर हम इसे देख सकते हैं। तो बोल रहे हैं बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए, जहां पर हमें बताया कि वायु में ध्वनि की चाल हमें ऑलरेडी देकर रखी है एनसीईआरटी में, वो 346 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है भाई? 346 मीटर पर सेकेंड है। तो हमसे ये बोल रहे हैं कि बिजली के चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का आपको क्या करना है, परिकलन करना है। यानी कि जो साउंड है वो हम तक आने में जो समय लग रहा है, जैसे हमसे क्या बोल रहे थे कि हमें क्या लेनी है, स्टॉप वॉच लेनी है, और स्टॉप वॉच लेकर हमें देखना है, डिजिटल कलाई घड़ी ले लो या फिर क्या ले लो, स्टॉप वॉच। और जब हमें बिजली दिखाई दी और फिर उसके बाद स्टॉप वॉच से मिलाओ और फिर जो ध्वनि सुनाई दी हमें, उनको हमें मेजर करके बताना है। ठीक है ना, कि बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की जो दूरी का परिकलन करो। तो हमारे पास क्या कंडीशन बताई गई है, तो सुनो। अब हमने ये देखा है कि वायु में ध्वनि की चाल क्या है, 346 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो ध्वनि की चाल है वो कितनी होगी। सो ध्वनि 1 सेकंड में 346 मीटर की दूरी तय करेगी। अब हमें यह जानना है कि हमारे कान तक जब वो पहुंच रही है तो कितनी दूरी तय करेगी। तो वो तो हमें थोड़ा सा समझ रहे हो,
हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना होगा। जो अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली कहाँ बादल कड़कते कड़कते लेकर आ जाऊँ, बट एक अंदाजन अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम अगर लेके चलते हैं कि 4 सेकंड का समय लगता है, कितने सेकंड का, फॉर एग्जाम्पल बिजली कड़की है ना, अगर स्टॉप वॉच लगाए फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा अच्छा 4 सेकंड के बाद मान लेते हैं हमें ध्वनि सुनाई दी, तो मैडम उसने दूरी कितनी तय करी, क्योंकि 1 सेकंड में तो 346 थी, तो सुनो इसने कितनी दूरी तय करी जान लेते हैं। कुछ नहीं करना है, जब 1 सेकंड में 346 था तो भैया 4 सेकंड में कितना होगा, 6 चुको क्या होते हैं 24, 24 की 4 केरी क्या आ जाएगी 2, 4 4 क्या होता है 16, 16 और 2 कितने होते हैं 18, तो ये 8 यहाँ 1 यहाँ, 4 दिया क्या होता है 12, और 12 और 1 क्या हो जाएंगे भैया 13। यानी कि हम क्या बोलते हैं, हम ये बोल सकते हैं फिर उसने जो दूरी तय करी होगी ना, वो कितनी करी होगी 1384 मीटर की दूरी तय करी है। और एक अंदाजन अगर हम देखें तो कितने सेकंड में 4 सेकंड में। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपने कभी इसका एक्सपेरिमेंट किया हो या आपके घर के बाहर पानी गिर रहा हो, बिजली कड़क रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कितने सेकंड में जो ध्वनि है वो आप तक पहुंची है और उसने कितनी दूरी तय करी है। दैट्स इट। यहाँ पर ये वाली कहानी भी होती है फिनिश। नाउ आते हैं हमारे एग्जाम्पल 7.2 की तरफ। यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है कि जब यात्रा शुरू हो रही है तो ऑडोमीटर जो है वो दूरी कितनी बता रहा है 2000 किलोमीटर, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर दूरी बता रहा है। भैया पहले 2000 थी, अब कितनी हो गई बेटा 2400, ठीक है ना। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल तरीके से ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, है ना। सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर हमें पहले इतनी दूरी बता रहा था और बाद में इतनी बता रहा है। तो अगर मैं केवल दूरी की ही बात करूं, है ना, पहले तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन डाल रही हूँ और मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ दूरी। चलिए ध्यान से सुनिएगा, दूरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास दूरी कितनी है भैया, पहले की हमारे पास 2000 थी, बाद में 2400 थी, तो अगर हम दोनों को माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा 400 किलोमीटर। अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है तो समय हमारे पास कितना है, सो भैया है वो तो 8 आवर का, तो 8 घंटे का समय लगता है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में बतानी है। तो ठीक है, बता देते हैं हम पहले तो औसत चाल यहाँ पर निकालते हैं। और ये औसत चाल कैसे निकलेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो हमारे पास है 400, ये है ना। औसत चाल कैसे निकलती है तो सुनो, हमारे पास होती है भैया कुल दूरी, है ना, और होता है लिया गया कुल समय। तो हमने लिया दूरी और समय को, और कुल समय हमारे पास 8 ही था, तो हमने 400 को डिवाइड कर दिया 8 से। बताओ कितनी बार में जाएगा, 50 बार में, यानी ये 50 किलोमीटर पर आवर ये होगा, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर में हमने निकाल दिया, पहली कंडीशन सॉल्व। अब इसी को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। सुनो 50 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है हमको, सो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, जिसे कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। सो हमने जाना है भाई 2 9 18 होता है और 2 2 4 होता है और 2 5 क्या होता है 10, 25 पंजे कितना होता है 125, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9। अब अगर मैं 9 को 125 से डिवाइड करती हूँ, पूरा कैलकुलेशन बता रही हूँ, सुनो, फिर 9 1 क्या होगा 9, 12 में से 9 जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। फिर 9 एकम 9 18 9 3 27 9 चौको 36, 9 18 9 तिया क्या हो जाएगा भैया 27 होगा, और 15 में से 7 जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बचेंगे। पॉइंट लगा के अगर 0 लगाएंगे तो 9 एकम 9 18 29 27 9 चौको 36 9 5 45 9 1 54 9 7 63 9 8 72, है ना, 9 8 72 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा आंसर निकल के आएगा, अराउंड 13.8 जो है
वो निकल कर इसका आ रहा है। तो हमने क्या देखा 13.8 बेटा मीटर पर सेकंड इसका क्या निकल कर आएगा आंसर। कितना निकल कर आया 13.8 निकल कर आया है, आपके सामने मैंने कैलकुलेशन कर दिया है ना। हमने 2 से पहले 9 बार में इसे किया, फिर 2 दूनी 4 2 पंजे 10, फिर हमने 125 को 25 पंजे 125 होता है, इसको 9 से डिवाइड किया, सो 13.8 हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया उषा 90 मीटर, क्या बोल रहे हैं भैया कि उषा जो है वो 90 मीटर लंबे तालाब में तैर रही है। ठीक है भैया, और ये हमें दिया हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस उसी स्थान पर आ जाती है, और इस दौरान वे कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो भैया समय हमें दे दिया है बेटा यहाँ पर 1 मिनट का, दूरी कितनी दी है, सो वो दी है 180 मीटर की। इसी के साथ साथ हमें और क्या दिया है, तो ये दिया विस्थापन, जहाँ से शुरू किया हमने देखा, जहाँ से शुरू किया वापस उसी प्लेस पर आ गई बेटा। सो विस्थापन कितना है उसका 0 है। समझे कि नहीं समझे। अब उषा की आपको औसत चाल और औसत वेग बताना है, तो चलो पहले तो मैं आपको औसत चाल इसकी बता देती हूँ कि वो कितनी निकल कर आएगी। औसत चाल कैसे निकलती है, सो कुल दूरी बटा लिया गया कुल क्या हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। ठीक है ना। अब दूरी कितनी है हमारे पास 180 क्या है भैया मीटर है। ठीक है ना। एक चीज और, ये हमें 1 मिनट दिया है, जिसे मैं और क्या लिख सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है 60 सेकेंड लिख सकती हूँ। मीटर पर सेकंड में निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है ये करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया 60 सेकेंड। अब मैंने 0 से 0 काटा, 6 दिया क्या होगा 18, यानी ये क्या होगा 3 मीटर पर सेकंड निकल कर आएगी इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है ना। एवरेज स्पीड आ गई। आप क्या बोल रहे हैं औसत वेग बता दो, तो सुनो औसत वेग अगर मैं अब यहाँ पर देखूं तो वो क्या निकल कर आएगा, तो ध्यान से सुनेंगे। औसत वेग ऐसे निकल कर आएगा जहां पर हम देखेंगे कि हमें बहुत अच्छे से पता है एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको ध्यान रखना होगा विस्थापन को। तो हमने देखा विस्थापन हमारा ऑलरेडी क्या दिया है 0, तो भैया जब विस्थापन ही हमारे पास 0 दिया है तो हमें अब क्या करना है, हमें इसको समय से भाग देना है। समय हमारे पास कितना दिया है 1 मिनट का दिया है। अब चाहे तो 1 मिनट लिख दो, चाहे तो 60 सेकेंड लिख दो। ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा 0 ही निकल कर आएगा। सो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पर होती है इसकी कहानी कंप्लीट। हमने एवरेज वेलोसिटी भी बेटा यहाँ पर क्या कर ली है फाइंड। पहले तो अच्छा एक बात बताओ, आपको ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, एवरेज वेलोसिटी की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो भाई आई थिंक हो गई होगी, हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। नाउ अब हम फिनिश करते हैं आज की क्लास को। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना, और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये कुछ अदर प्लेटफॉर्म से ई नोट्स ई बुक की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। यूट्यूब पे लाइव क्लासेस ले सकते हैं आप हमसे एप्लीकेशन के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू। ये है कुछ हमारे इंग्लिश हिंदी मीडियम के टॉप कोर्सेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्यारी प्यारी से कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू क्लास।